Audio Jungle. Audio Jungle. तो फर्स्ट हमें कुछ चीज़ें मालूम होनी चाहिए, जैसे कि व्हाट इज़ पीएचपी एंड देन उसके फीचर्स क्या है। इतनी चीज़ें तो आपको मालूम होनी चाहिए अगर आप कोई कोर्स करना चाहते हो। ओके, तो मैं बस इन्हीं दोनों पे फोकस कर रही हूँ ना, बाकी किसी चीज़ पे इतना ये नहीं करूँगी, क्योंकि हम ज़्यादातर प्रैक्टिकली ज़्यादा जाएंगे। अगर आपको थ्योरी अगर पढ़ना है तो आप कोई भी वेबसाइट पर थ्योरी पढ़ सकते हो। इसी वजह से मैं थ्योरी यहाँ पे कुछ भी नहीं बोलने वाली। बस ये दोनों चीज़ें थोड़ी सी इम्पोर्टेंट मैं इसीलिए बता रही हूँ, ताकि आपको अगर कोई भी कोर्स आप अगर स्टार्ट करना चाहते हो तो थोड़ा तो उसके बारे में पता होना चाहिए। ओके, सो PHP स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। इसका एक डेफिनेशन समझ लो आप, यानी कि स्टैंड बाय हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। ओके, PHP इज़ अ जनरल पर्पस स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, यानी कि हम यहाँ पे इसके थ्रू हम कोई भी फंक्शंस कर सकते हैं, यानी कि PHP का यूज़ करके हम कोई भी फंक्शंस कर सकते हैं। इसी वजह से इसको हम स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बोल सकते हैं। PHP कैन बी यूज टू क्रिएट डायनेमिक एंड यूज़र इंटरैक्टिव वेब एप्लीकेशंस। ओके, PHP का मीनिंग, अगर आप PHP यूज़ करते हो तो आप डायनामिक वेबसाइट बना सकते हो, यानी कि एक बैकएंड में उसके साथ डेटाबेस कनेक्टेड हो सकता है। तो इसी वजह से PHP यूज़ होता है। ओके, विच कैंट बी डोंट यूज़ HTML ओनली। तो इसका मतलब क्या है, HTML सिर्फ आप लिखोगे तो एक स्टैटिक वेबसाइट बनेगा। अगर आपको उसको डायनामिक वेबसाइट बनाना है तो इसी वजह से आपको PHP ही यूज़ करना पड़ता है। अगर आपको स्टैटिक और डायनामिक में डिफरेंस नहीं मालूम तो मैं इन सिंपल बोलती हूँ। स्टैटिक्स में आपको सिर्फ वो डिस्प्ले करेगा, उसका जो भी रहेगा HTML के थ्रू हम बनाएंगे, सिर्फ HTML का यूज़, उससे कोई डेटाबेस कनेक्ट नहीं रहेगा ना कि कुछ, यानी कि उसको सिर्फ कोड से ही हम चेंज कर सकते हैं। अगर डायनामिक की बात करूँ, अगर मैं ई-कॉमर्स की कोई वेबसाइट लूँ जिसके अंदर आप देख सकते हो बहुत सारे प्रोडक्ट रहते हैं जो बैकएंड से आते हैं, यानी कि एक डेटाबेस से आते हैं वो सारी चीज़ें, तो आप समझो अगर डेटाबेस में से कुछ हमने चेंज कर दिया तो अपने आप वो फ्रंट एंड में भी चेंज हो जाएगा ना। तो यही डिफरेंस है। अगर आप बैकएंड में कुछ यूज़ कर रहे हो, यानी कि एक डेटाबेस कनेक्ट कर रहे हो, तो उसको हम डायनामिक बोलेंगे। एंड स्टैटिक यानी कि जो सिर्फ आपको डिस्प्ले करेगा, जिसको आपको अगर एडिट करना होगा तो कोड में से ही एडिट करना पड़ेगा। सो नेक्स्ट हम फीचर्स की बात करते हैं। तो स्पीड देखो, जावास्क्रिप्ट इज़ अ लाइट वेट एंड फास्ट। ओके, तो जावास्क्रिप्ट अगर यूज़ करोगे तो लाइट वेट रहेगा और स्पीड रहेगा इससे ज़्यादा। सपोर्ट में अगर देखेंगे तो इट इज़ सपोर्टेड बाय मोस्ट ब्राउज़र, तो ये कौन से भी ब्राउज़र पर जल्दी सपोर्ट हो जाता है। सो नेक्स्ट है उप्स, इट इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। मीन्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज ये जो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, यानी कि कौन से भी प्लेटफॉर्म में ये वर्क हो सकता है। ओके, आई होप आपको ये दोनों फीचर्स एंड व्हाट इज़ PHP तो समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हम इसको स्टॉप कर देते हैं। चलिए अभी प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। तो अगर आपने मेरा XAMPP इंस्टॉलेशन का वीडियो देखा होगा तो यहाँ पे मैंने पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर वहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है ऑलरेडी। तो इसी वजह से यहाँ पे मैं टाइम वेस्ट नहीं करने वाली हूँ। तो मैं बेसिकली यहाँ पे बताऊँ तो htdocs के अंदर हमारे पास एक प्रोजेक्ट बोल के फोल्डर था जो अभी एम्प्टी है, जिसके अंदर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर भी मैंने लोकलहोस्ट डाल के यहाँ पे आपको दिखा दिया। ओके, इसको मैं ओपन करूँगी सबलाइन टेक्स्ट एडिटर। तो मैं यहाँ पे एडिटर यूज़ कर रही हूँ सबलाइन टेक्स्ट एडिटर। आप अगर चाहते हो तो VS कोड या कोई और रहेगा तो वहाँ पर यूज़ कर देना। तो ये इसमें मैं इसीलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि यहाँ पे ऑटो फिल हो जाता है। तो यहाँ पे इसी वजह से मैं इसको चूज़ करती हूँ। मैं अगर आपको भी प्रेफर करूँगी कि यही यूज़ करो थोड़े दिन के लिए, जब तक आप परफेक्ट ना बन जाओ तब तक तो आप सिंपल वाला नोटपैड भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर एक बार आपको समझ में आ जाए कि एक्चुअल में उसका कोड क्या है क्या नहीं है, उसके बाद आप ऐसी कोई भी एडिटर यूज़ कर सकते हो जिसके अंदर ऑटो फिल हो जाए। तो आपको ना पता होना चाहिए कि एक्चुअल में वो कोड क्या है और कैसे वर्क होता है। इसके बाद आपकी मर्जी है। ओके, तो यहाँ से मैं इस वीडियो को स्टार्ट कर देती हूँ। सो फर्स्ट हम सिंटैक्स से ही देखेंगे। अगर आप PHP का कोई भी प्रोग्राम लिखना चाहते हो तो उसके सिंटैक्स के अंदर ही आपको लिखना पड़ता है। ओके, तो इसके अंदर आपको पास लिखना पड़ेगा जैसे कि लेस देन क्वेश्चन मार्क PHP एंड उसके बाद ये स्टार्टिंग हमारा PHP का टैग है एंड क्लोजिंग टैग है हमारा क्वेश्चन मार्क ग्रेटर देन। तो हमेशा याद रखना, अगर आपको ये कोड कहीं भी दिख जाता है HTML के पेज में तो समझ जाना कि PHP यूज़ हो चुका है। और ऐसा नहीं है कि ये PHP, यानी कि देखो मैं पहले तो ये क्लियर कर देती हूँ। तो मैं सबलाइन टेक्स्ट एडिटर इसीलिए यूज़ करती हूँ। ऑटो फिल कैसे होता है वो भी एक बार बता देती हूँ, ताकि आपको मतलब फिर से बाद में ये ना लगे कि यार ऑटो फिल तो होता नहीं। यहाँ पे देखो, यहाँ पर आपको वो चूज़ करना पड़ता है।
यानी कि ये राइट साइड में आपको कॉर्नर पे वहाँ पे प्लेन टेक्स्ट बोल के लिखा हुआ रहता है, जिसको आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे लैंग्वेजेस दिख जाएंगे, जैसे कि मुझे दिख रहे। उसमें से आपको आपके लैंग्वेजेस हिसाब से उसको चूज़ करने हैं। तो हम यहाँ पे PHP का ढूंढ रहे, ओके। तो मुझे जैसे PHP दिख जाएगा तो मैं उसको क्लिक कर दूँगी, तो वो समझ जाएगा कि अभी हम जो भी लिखेंगे इसके अंदर वो PHP का रहेगा। तो इसी वजह से वो मुझे ऑटो फिल कर देगा। अगर मैं सिर्फ लेस देन क्वेश्चन मार्क ऐसा लिख देती हूँ तो वो PHP ऐसे आगे का वो लाइन लिख के देता है मुझे, इसी वजह से, ओके। तो अभी हमने इसको सिलेक्ट कर चुका है, ओके। तो अभी देखो PHP का ये सिंपल सिंटैक्स है, जो स्टार्टिंग हमारा ऐसा रहेगा और एंडिंग हमारा ऐसा रहेगा, और उसी के अंदर हमारा बाकी सब कोड रहेगा। जो भी कोड रहेगा हम लिखेंगे, सारे छोटे छोटे प्रोग्राम्स हम करके देखेंगे, तो ये सारे प्रोग्राम हम इसी के अंदर लिखेंगे, ओके। तो एक और चीज़, अगर आपको PHP का कोई भी फाइल सेव करना है तो आपको .php एक्सटेंशन के साथ ही इसको सेव करना पड़ता है, इस फाइल को। एक मेन चीज़, आपको ये फाइल उसी फाइल के अंदर सेव करना है, यानी कि htdocs के अंदर आप जितने भी फोल्डर बना चुके हो, जैसे कि मेरा प्रोजेक्ट फोल्डर कहाँ पे है, htdocs के अंदर है। तो वहाँ पर आप जितने भी फोल्डर आप बनाना चाहते हो, कोई भी प्रोजेक्ट यानी कि कोई भी PHP का प्रोजेक्ट रहेगा वो htdocs वाले फोल्डर के अंदर ही रहेगा। जैसे अभी ये अगर फाइल मैं सेव करना चाहती हूँ तो मुझे इस फोल्डर के अंदर करना है, यानी कि htdocs के अंदर हमारे पास एक और फोल्डर है, वो है हमारा प्रोजेक्ट्स बोल के। उसके अंदर अभी एम्प्टी है, कुछ भी नहीं, उसके अंदर मुझे ये फाइल सेव करनी है। तो इसका नेम मैं अभी के लिए हेलो रख देती हूँ, कुछ भी लिख सकते हो। हम स्टार्टिंग हेलो प्रोग्राम से करते हैं, इसी वजह से हम हेलो लिख देते हैं। और देखो hello.php लिखना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ नीचे देखो ना, सेव एज टाइप PHP, ऑलरेडी मेरा सबलाइन ने उसको ये कर दिया ना, यहाँ पे हमने प्लेन टेक्स्ट टू PHP कर दिया ना, तो इस वजह से उसने क्या किया, सेव एज अ टाइप कर दिया PHP का। तो इस वजह से मुझे .php यहाँ पे लिखूँ ना लिखूँ, लेकिन वो सेव हो जाएगा hello.php नाम से ही। जैसे कि यहाँ पे मैं डिस्प्ले कर भी रही हूँ, hello.php हमारा वो सेव हो चुका है। तो हमेशा याद रखिए PHP का फाइल सेव होता है hello.php से, और ये दोनों उसके स्टार्ट और एंड के सिंटैक्स है, ओके। एक और चीज़, अगर आप जैसे HTML में कॉपी पाथ करते हो एंड देन वहाँ पे जाके ब्राउज़र में डालते हो तो वो रन हो जाता है HTML का फाइल, ओके। तो अगर मैंने इसको भी ऐसे ही कर दिया तो आप देखो, मैं इसी वजह से दिखा रही हूँ ताकि आपको वो भी क्लियर हो जाए। देखो हमेशा याद रखो, PHP अगर वर्क कर रहे हो तो उसका जो XAMPP कंट्रोल पैनल है उसको हमेशा आपको अपाचे और MySQL को स्टार्ट रखना है, उसके बाद ही आपको PHP रन करना है। तो अभी मैं अगर लोकल होस्ट पे जाके hello.php पर जाती हूँ, यानी कि लोकल होस्ट के अंदर मेरे पास प्रोजेक्ट बोल के फोल्डर था, उसके अंदर मेरे पास hello.php फाइल है, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, कॉपी पाथ कर रही हूँ। जैसे मैंने अभी कॉपी पाथ करके यहाँ पे लाई एंड देन पेस्ट कर दिया, तो देखो एज इट इज़ मुझे PHP का कोड दिख रहा है, ना कि वो कुछ डिस्प्ले कर रहा है। पता है कि कुछ डिस्प्ले नहीं करेगा, जैसे कि अभी मैं hello.php लोकल होस्ट के अंदर से आती हूँ तो कुछ डिस्प्ले नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखो ना, क्योंकि हमने उसके अंदर क्या किया, सिर्फ स्टार्ट और एंड PHP स्टार्ट और एंड तो किया, लेकिन उसके अंदर तो कुछ प्रिंट करा ही नहीं, तो इस वजह से यहाँ पे कुछ डिस्प्ले नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ और उसमें कितना डिफरेंस है वो देखा। अगर तुम डायरेक्ट कॉपी पाथ करोगे वो रन नहीं होगा, वो सिर्फ कोड दिखाएगा, लेकिन आपको रन करना है इस PHP प्रोजेक्ट को, यानी कि एक फाइल को, तो आपको लोकल होस्ट के थ्रू ही जाना पड़ेगा। यानी कि लोकल होस्ट के अंदर आप अगर लोकल होस्ट लिखोगे, htdocs के अंदर जो भी फाइल्स रहेंगे वो सारे डिस्प्ले होंगे, वहाँ से आपको चूज़ करना है आपका कौन सा फोल्डर है वो। जैसे मेरे पास प्रोजेक्ट बोल के फोल्डर था, उसको मैंने चूज़ करा एंड देन उसके अंदर मेरे को फाइल दिख गई hello.php, उसको मैंने क्लिक करा तो मुझे वहाँ पे डिस्प्ले हो गया वो फाइल। तो अभी मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, इको प्रिंट कर रही हूँ, यानी कि यहाँ पे एक और चीज़ प्रिंट करने के लिए, यानी कि सिंपल सा एक कुछ भी प्रिंट करना है तो इको लिखना पड़ता है, ओके। तो यहाँ पे मैं इको लिख दिया हेलो श्रुति बोल के एंड देन इसको मैं सेव कर देती हूँ। तो हमेशा ये भी याद रखो, प्रिंट के लिए इको यूज़ करना है PHP में। अगर मैं इसको रिफ़्रेश कर देती हूँ तो यहाँ देखो मुझे डिस्प्ले हो गया ना हेलो श्रुति, यानी कि ये वर्क अब कर रहा है। अगर मैं ऐसे ही कॉपी पाथ कर देती फिर से मुझे सिर्फ वो यानी कि सिर्फ वो मुझे कोड दिखा देता था, ना कि आउटपुट। तो हमेशा याद रखो, PHP का अगर कोई भी प्रोजेक्ट या तो फिर कोई भी फाइल प्रोग्राम रन करना चाहते हो तो आपको लोकल होस्ट थ्रू ही उसको रन करना पड़ेगा।
सो नेक्स्ट हम देखते हैं PHP में वन लाइन कमेंट कैसे करते हैं। अगर देखो अगर आप चाहते हो कि ये इको जो लिखा है हमें जो प्रिंट हो रहा है उसको हमें प्रिंट नहीं करना है, यानी कि कुछ डिस्प्ले नहीं करना है, तो इसको हम कैसे कमेंट करेंगे। तो जैसे आप HTML में डबल स्लैश लगाते हो ना, वैसे ही यहाँ पर भी डबल स्लैश से ही सेम होता है, कमेंट होता है। और अगर आप ये करके, मैं एक एग्जांपल मतलब रन करके भी दिखा देती हूँ ये प्रोग्राम, तो यहाँ पे वो कमेंट हो चुका है। ओके, सेम है इसका और उसका। और एक चीज़, अगर आप HTML में मल्टीपल लाइंस को कैसे कमेंट करते हो ना, तो सेम यहाँ पर भी सेम उसी तरह मल्टीपल लाइन भी हम यहाँ पर कमेंट करेंगे, वो भी एग्जांपल मैं लूँगी। तो याद रखिए HTML में हम कमेंट कैसे करते थे, सिंगल लाइन और मल्टीपल लाइन, सेम PHP में भी सेम वर्क होता है। ओके, तो मैं उसी का एग्जांपल यहाँ पे बता रही हूँ। जैसे मेरे पास अभी इको 2 है, ओके, हेलो श्रुति हेलो प्रीति बोल के, तो यहाँ पे मुझे सिंटैक्स एरर आ गया, ओके, यानी कि अनएक्सपेक्टेड टोकन। तो मैं एक बात बताती हूँ, PHP बहुत केस सेंसिटिव है, और ऊपर से यहाँ पर सेमी कॉलन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा आपको हर एक लाइन, यानी कि आप अगर इको लिखते हो या कोई भी कंडीशन लिखते हो, अगर वहाँ पे सेमी कोलन होता है तो आपको ज़रूर वहाँ पे सेमी कोलन देना ही देना है। अगर नहीं दोगे तो सिंटैक्स एरर आपके पास आएगा ही। तो यहाँ पे मुझे इको दोनों प्रिंट हो चुके हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, और एरर भी हमारा चला गया, यानी कि पूरा सक्सेसफुली ये प्रोग्राम जो सिंपल सा था वर्क हो रहा है। ओके, तो अगर इसको आपको गैप देना है, यानी कि देखो वो जुड़ के आ रहा है ना, श्रुति हेलो, ये जुड़ के आ रहा है दोनों, मतलब थोड़ा सा ऐसा आप अगर चाहते हो कि एक स्पेस हो जाए या तो फिर ऐसा, तो उसके लिए आपको डालना है बैकस्लैश और T डालना है। ओके, यानी कि वो क्या करेगा, टैब इतना स्पेस ले लेगा दोनों के बीच में, यानी कि एक सिंपल छोटा वाला स्पेस लेता है, लेकिन यहाँ पे मीन बनता है कि वो टैब वाला स्पेस ले लेता है। और एक बात, ऐसा कुछ नहीं है कि इस बैकस्लैश T को हम कहीं भी ले सकते हैं, मतलब आपकी मर्जी है, वैसे आप कहीं भी ले सकते हो। ओके, यानी कि स्टार्टिंग में लो, एंडिंग में लो या बीच में लो, तो भी ये वर्क करता है। ऐसा कुछ इसका रूल नहीं है कि आपको सिर्फ स्टार्ट में लेना है या तो फिर एंड में लेना है। मैं इसीलिए बता रही हूँ ताकि आपको ना, मतलब ऐसा ना लगे मैंने स्टार्ट में ही लिया है, स्टार्ट में ही लिया है, फिर बाद में एंड में ही लिया है। तो आप इसको बीच में भी लेके आप एक बार ट्राई कर देना, तो वर्क होता है वो, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, तो अभी हम देखते हैं मल्टी लाइन कमेंट का। ओके, एक्चुअल में ये PHP में जैसे हम HTML में यूज़ करते थे सेम है। ओके, तो मैं बस इसीलिए बता रही हूँ। देखो अभी मैं अगर यहाँ पे ऐसे करूँ, लाइक सिंगल से भी आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन आपके पास बहुत ज़्यादा लाइन होगा और देन आपको अगर कमेंट करते जाना है तो ये इसमें बहुत टाइम लगता है ना। यहाँ पे अभी भी तो 2 ही लाइन थे, लेकिन आपके पास अगर 100 अगर रहेंगे तो आप हर एक को एक एक करते बैठोगे ना। तो इसीलिए आपको ऐसा करना है, जैसे /* आपको ये स्टार्टिंग में डालना है जहाँ से आप कमेंट करना चाहते हो, एंड देन एंड में डालना है //। ओके, यानी कि देखो वो उतना लाइन से उतना लाइन तक पूरा कमेंट हो सकता है। ओके, वो कितना भी हो, कितना भी बड़ा हो लाइन, यानी कि आप 100 लाइन लिखो, उसके अंदर 200 लाइन लिखो, लेकिन जब आप /* चालू करोगे एंड देन // डाल दोगे, उतना पूरा वो लाइन कमेंटेड रहेगा। एंड देन उसके नीचे मैंने इको इसीलिए प्रिंट करा है ताकि आपको देखो ऊपर अगर जो लिखा है श्रुति हेलो प्रीति, वो नहीं डिस्प्ले होगा, सिर्फ स्ट्रिंग डिस्प्ले होगा, यानी कि वो जो ऊपर का लाइन हो गया अभी कमेंट। ओके, अभी मैं इसको भी निकाल देती हूँ, यानी कि हमारा पूरा वो एकदम क्लियर पेज रहेगा अभी इस बार। तो आपको ये कंसेप्ट तो क्लियर हो चुका होगा कमेंट का। ओके, सो नेक्स्ट हम देखेंगे कॉन्स्ट वेरिएबल। ओके, एक्चुअली क्या है ना, कॉन्स्ट वेरिएबल हम कांस्टेंट वेरिएबल के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि समझो अभी कोई वैल्यू है, यानी कि कोई ID है जिसको हमें आगे जाके भी चेंज नहीं करना है, तो इसी वजह से अगर आप चाहते हो कि वो ID एक कॉन्स्ट रहे, यानी कि कितना भी कोड चेंज हो जाए लेकिन वो एक ID रहेगी जो कभी भी चेंज नहीं होगी, तो तब आपको कॉन्स्ट वेरिएबल यूज़ करना पड़ता है। तो हम आज वही देखेंगे कि कैसे एक्सेस करना, कैसे डिक्लेयर करना एंड कैसे उसको डिस्प्ले करना। ओके, तो देखो पहले तो डिक्लेरेशन करेंगे हम। कॉन्स्ट वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए आपको कॉन्स्ट लिखना पड़ता है, CONST। ओके, एंड देन उसके सामने आपको स्पेस देना है। तो ये एक हम कॉन्स्ट वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं यहाँ से, उसका मीनिंग ऐसा होता है। ओके, तो जैसे समझो अभी कोई तो एक वेरिएबल का नेम दे रही हूँ मैं जिसके अंदर A = 1 है, यानी कि वो A जो है उसके अंदर वैल्यू 1 है, लेकिन A जो है वो वेरिएबल कॉन्स्ट वेरिएबल बन गया। ओके,
तो अगर मैं एक और लेती हूँ सेम, a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 2। ओके, तो ये सिंपल वे है आपको कॉन्स्ट वेरिएबल डिक्लेयर करने का, और कुछ नहीं है इसमें। ओके, अगर मुझे कॉन्स्ट वेरिएबल को डिस्प्ले करना है तो बहुत सिंपल है, इको लिखो, इको के अंदर आपको वही वेरिएबल डायरेक्ट एक्सेस करना है, यानी कि ए के अंदर आपके पास एक वैल्यू है, ए लिखोगे तो वैल्यू आपको डिस्प्ले होगी। कितना सिंपल है, देखा। तो कॉन्स्ट वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करना और उसको एक्सेस करके उसको डिस्प्ले करने से करना, वो हमने देख लिया। ओके, तो जैसे आप समझो अभी हमारे पास दो वैल्यूज है ना, ए और बी, तो उसको आप अरिथमेटिक ऑपरेशंस भी कर सकते हो इक्यू के अंदर। तो 1 + 2 3, तो जैसे a + b डाला तो आंसर आया 3। तो ऐसे बहुत सारे ऑपरेशंस रहेंगे जो हम आगे जाके देखेंगे। ओके, यहाँ पे सिर्फ डिक्लेरेशन और एक्सेस और ये सारी चीज़ें थी, इसी वजह से मैं उतना डीप नहीं जाऊँगी। तो आई होप आपको ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। और एक चीज़, आप अगर चाहते हो कि इसको एकदम अलग वे में दिखाया जाए, यानी कि अभी तो 3 मुझे एक्चुअल में वैल्यू दिख रहा था, इसको अगर मैं प्रॉपर तरीके से दिखाऊं, जैसे कि इको के अंदर फर्स्ट मुझे ए की वैल्यू आनी चाहिए, देन मुझे बी की वैल्यू आनी चाहिए, उसके बीच में हमें एक प्लस का आइकॉन आना चाहिए, देन इक्वल टू, देन उसका आंसर। अभी यहाँ पे प्लस का भूल गई थी मैं, एक और ऐड करते। तो समझो इको के अंदर मुझे ऐसे वैल्यू चाहिए। ओके, यानी कि पूरा वो मुझे डिस्प्ले करेगी 1 + 2 = 3 ऐसा। तो इस वजह से मैंने ऐसे इको 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 ऐसा करके डाल दिया। ओके, तो एक और वे है, मैं वो भी बता देती हूँ। जैसे समझो अभी मुझे ये ऐसा डिस्प्ले कितना मस्त लग रहा है कि हाँ बाबा मुझे मालूम हो रहा है कि 1 + 2 = 3। तो आप ऐसा इको 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 ऐसा करने की बजाय भी आप एक ही इको के अंदर भी ऐसा डिस्प्ले कर सकते हो। तो मैं वो वे आपको बता देती हूँ। तो उसके लिए ये सारी चीज़ें मैं निकाल देती हूँ एंड एक ही इको रख देती हूँ, या तो फिर इको एक और बार हम स्टार्ट करेंगे। इको जिसके अंदर मैं देखो ए वैल्यू पहले प्रिंट करूँगी, देन मैंने कॉमा दिया, यानी कि वो क्या बोल रहा है, कॉमा यानी कि उसने एक स्पेस ले लेता है। ओके, कॉमा एंड देन स्ट्रिंग, एज अ स्ट्रिंग में पास कर रही हूँ प्लस आइकॉन, एंड देन फिर से कॉमा दिया, फिर से वो स्पेस लिया, यहाँ पर बी की वैल्यू पास कर रही हूँ, फिर से कॉमा दिया, यहाँ पे स्ट्रिंग एज अ इक्वल टू सेंड कर रही हूँ, एंड देन फिर से मैंने कॉमा दिया, एंड यहाँ पर a + b की वैल्यू आ जाए, यानी कि पहले वो a की वैल्यू देगा, फिर प्लस आइकॉन देगा, फिर b की वैल्यू देगा, देन इक्वल टू का साइन देगा, एंड देन a + b की वैल्यू जो है वो हमें डिस्प्ले करेगा। तो ये मैं रन करके दिखा देती हूँ। तो ये की लाइन में आप ऐसा भी कर सकते हो, इसके लिए आपको इको 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 ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसा भी कर सकते हो। आपको याद रखना है कॉमा, यानी कि यहाँ पर एक छोटा सा स्पेस ले रहे हो, बहुत छोटा सा, मतलब वो डिस्प्ले भी नहीं हो रहा, लेकिन वो कॉन्कैटिनेट नहीं कर रहा, वो सिर्फ ऐसा डिस्प्ले करता है जैसे कि ये दोनों चीज़ें मुझे साथ में तो चाहिए, लेकिन ये दोनों चीज़ें थोड़ी सी अलग है, ना कि दोनों चीज़ें एक है। तो इस वजह से ऐसा डिस्प्ले करेगा। तो बेटर ऑप्शन प्लस करके कॉन्कैटिनेट करने से ये कॉमा दे दो। ओके, सो नेक्स्ट हम देखते हैं आइडेंटिफायर्स। ओके, तो आइडेंटिफायर्स के अंदर हम देखेंगे, तो यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी कॉन्स्ट मैंने a = 1 b = 2 रख दिया है। ओके, तो ये डिस्प्ले नहीं करेगा क्योंकि हमने e को कुछ प्रिंट नहीं करा है, तो इसी वजह से वो डिस्प्ले नहीं करा। देन मैं कॉन्स्ट एक और दो चीज़ें ऐड कर देती हूँ, जैसे कि c = 3 कर देती हूँ एंड कॉन्स्ट d = 4 कर देती हूँ। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, मतलब हम यहाँ पे आइडेंटिफायर का यूज़ करके हम ये देखते हैं कि अगर देखो ये कॉन्स्ट वेरिएबल है। ओके, तो कभी आगे जाके चेंज नहीं होगा। तो मैंने ऑलरेडी बोला था कॉन्स्ट यानी कि एक आईडी समझो, उसको हमें कभी चेंज नहीं करनी है, तो तब आप कॉन्स्ट यूज़ करना। लेकिन आपको ऐसा भी तो कोई चाहिए ना जिसका आप बार बार कुछ चेंज करते रहो, यानी कि पहले हमने कुछ अलग नाम दिया उसका, लेकिन आगे जाके उसका नेम कुछ अलग भी हो जाए। तो इसका हम यहाँ पे एग्जाम्पल देख रहे हैं। ओके, एक्चुअल में वो एग्जाम्पल हम ऐसे देख रहे हैं, समझो। तो यहाँ पे देखो ई को मैंने कर दिया ABCD एक ही साथ प्रिंट कर दिया, तो 1 2 3 4 मुझे डिस्प्ले कर दिया उसने। ओके, तो अभी देखो, तो यहाँ पे मैंने बोला था कॉन्स्ट यानी कि वो कांस्टेंट है। अगर मैं कॉन्स्ट d = 4 कर दिया फिर से, यानी कि यहाँ पे मैं चेंज कर देती हूँ उसका सिर्फ वैल्यू, d = पहले हमारा 4 था, लेकिन अभी मैं 5 कर रहे हैं, देन सेम ई को मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूँ, तो मुझे एरर देगा कि कॉन्स्ट d ऑलरेडी डिफाइंड। वो बोल रहा है कि ऑलरेडी तुमने d एक कॉन्स्ट वेरिएबल डिफाइन कर चुका है, तो आप फिर से क्यों कर रहे हो, ऐसा मतलब एक वार्निंग दिया उसने। ओके,
तो आपको ऐसा चाहिए ना कोई भी वेरिएबल, जैसे कि अभी समझो एक्चुअल प्राइस उसकी कुछ, ये इम्पोर्टेंट इसलिए है, देखो अगर ई कॉमर्स में आप जाते हो, जैसे समझो अभी वहाँ पर आपके पास एक कोई वैल्यू है, अभी एक प्रोडक्ट की प्राइस समझो 10 रुपये, अगर आप उसको बाय करने के लिए जाओगे, शिपिंग ऐड हो के उस प्राइस को बढ़ाएगा ना वो, यानी कि शिपिंग अगर एक 10 रुपये है और तो ऐड हो के वो 20 रुपये अपने को डिस्प्ले करता है, ना कि सिर्फ 10। तो अगर आपको सिर्फ 10 डिस्प्ले करेगा तो आप सिर्फ 10 पे करके कैसे आओगे, वहाँ पे शिपिंग लग के भी आप पैसे वहाँ पे नहीं ऐड कर रहे हो। तो इसी वजह से हमें ऐसा भी तो एक वेरिएबल चाहिए ना जिसको हम आगे जाके चेंज करें, यानी कि उसके हिसाब से हम जैसे फंक्शन देते हैं उस हिसाब से वो उसकी वैल्यू जो है चेंज होती जाए, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं वेरिएबल्स। ओके, तो इसका एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, देन आपको बता देती हूँ। ओके, तो अभी देखो हम यहाँ पर वेरिएबल को डिफाइन कैसे करते हैं, ये देखो हमें यहाँ पे डॉलर साइन लगाना पड़ता है, यानी कि तभी वो मालूम होता है कि एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो आप। और वेरिएबल का नेम कुछ भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि var1 मैंने लिखा है तो इसका मतलब var1 ही वेरिएबल ऐसा लिखना पड़ता है, नहीं, डॉलर साइन डालो बस, उसके सामने आप प्रीति श्रुति कुछ भी, मतलब जावा बीवा कुछ भी लिखो, वो इसका मतलब हो गया एक वेरिएबल आपने डिफाइन कर दिया। एंड देन हमने किया इक्वल्स टू 5 एंड इक्वल्स टू 12, उसकी वैल्यू दे दी। एंड देन इको के अंदर आपको अगर प्रिंट करना है, यानी कि इसको डिस्प्ले कैसे करें, तो देखो डबल कॉट में लिखो या सिंगल कॉट में लिखो, लेकिन आपको डिस्प्ले करने के लिए आपको डालना है एज इट इज़, वेरिएबल को जैसे आपने डिफाइन करा विदाउट उसकी वैल्यू लिए आपको डिस्प्ले करना है, यानी कि $var1। तो $var1 ये आपका वेरिएबल का नेम भी हो गया और डिफाइन भी हो गया, उसके सामने जो वैल्यू है वो आपको एक्सेस करके उसका आउटपुट आपको दिखा देगा, जैसे कि अभी देख चुके हैं हम लोग। तो अगर समझो आपको दो वेरिएबल्स है आपके पास जिसको एक ही इको के अंदर आपको अगर डिस्प्ले करना है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि उसके अंदर आपको से क्या बोलते हैं कॉमा देना ज़रूरी है। आप उसके अंदर जैसे मैं अभी एंड यूज़ कर रही हूँ तो आपको एंड भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, $var1 एंड मैंने इसीलिए डाला कि एंड ऐसा दिख जाए, मतलब अपने को वैल्यूज़ के बाद ऐसा एंड आ जाए। अगर मैं एंड निकाल भी दूँ और वैल्यू 2 भी कर दूँ, var2 भी कर दूँ, तो भी मुझे दोनों वैल्यूज़ दिखाई देगी। ओके, तो आप समझ गए, यानी कि इसको अगर आपको एक्सेस करना है 2 से भी ज़्यादा होगा, 3 4 कुछ भी हो जाए, आपको यहाँ पे कॉमा बिना दिए भी आप एक्सेस कर सकते हो और कॉमा दे के भी एक्सेस कर सकते हो। तो वो भी ट्राई करना आप अपने सिस्टम पर कि कॉमा दे के वर्क होता है क्या नहीं बोल के। ओके, सो नेक्स्ट हम देखते हैं आइडेंटिफायर्स। तो अभी हम आइडेंटिफायर वेरिएबल में देख रहे हैं, ना कि कॉन्स्ट में। एक्चुअल में कॉन्स्ट में तो वर्क नहीं कर रहा था, आपको तो पता ही है। तो अभी यहाँ पे हम आइडेंटिफायर यूज़ करेंगे वेरिएबल्स में, जहाँ पे हमें वर्क होगा ये चीज़। ओके, तो यहाँ पे देखो मैंने const1 const2 ऐसा लिखा है, जिसके अंदर वैल्यूज हमने ऐड करा है, और वेरिएबल 1 var2 var1 हमारे पास दो चीज़ें। अभी देखो मैं इको के अंदर फिर से सेम मैं उन दोनों को, यानी कि उन चारों को प्रिंट कर रही हूँ अपने सिस्टम में। ओके, तो वेरिएबल को मैंने एक ही इको में कैसे प्रिंट कर रही हूँ एंड देन काउंट्स को मैं एक ही इको में कैसे प्रिंट कर रही हूँ, उन दोनों में डिफरेंस आप देख लेना एंड समझ जाना कि एक्चुअल में ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर चुका है ऐसे कैसे करना है, तो यहाँ पे भी एक बार कंफर्म हो जाना। तो मुझे यहाँ पे आउटपुट आ चुका है 1 एंड 2 हमारा वो काउंट्स की वैल्यू है, 5 एंड 12 हमारा वो वेरिएबल की वैल्यू है। ओके, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा वो चिपक के आ रहा था, तो हमें अगर स्पेस चाहिए तो हम इको के अंदर ऊपर वाली साइड में बैकस्लैश और टी डाल देते हैं, यानी कि एक टैब इतना स्पेस ले ले वो, तो छोटा सा स्पेस ले लेगा, जैसे कि यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ओके, 1 एंड 2 एंड 5 एंड 12। तो अभी हम क्या करते हैं, var1 जो है हमारे पास और var2 जो है, अभी हम var2 को कॉपी कर देंगे एंड देन इको के बीच में, यानी कि 8 लाइन पर हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि वहाँ पे हम उसकी वैल्यू चेंज कर दें। ओके, तो var2 की वैल्यू अभी क्या हो गई, 10 हो गई। ओके, इको के अंदर मैं डिस्प्ले कर रही फिर से उसी को एंड देन फिर से ऊपर भी डिस्प्ले कर रही, यानी कि हमें दोनों भी चीज़ें देखनी है। अगर मैं फर्स्ट टाइम मुझे 12 आना चाहिए, सेकेंड टाइम मुझे var2 की वैल्यू 10 आनी चाहिए। तो अभी मैं इसको रन करके आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखो फर्स्ट टाइम, पहले तो 1 एंड 2 ये सेपरेट करते हैं, तो रुको मैं पहले उनको निकाल देती हूँ क्योंकि वो मुझे नहीं लगता वो
ठीक है, इको को ही कमेंट कर देते हैं क्योंकि मुझे उसका यूज़ करना है आगे जाके। ओके, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट हमें 5 एंड 12 हमें दिख रहा है एंड सेकेंड टाइम हमें क्या दिख रहा है 5 एंड 10 दिख रहा है, ना कि 12 दिख रहा है। तो समझ गए आप, उसकी वैल्यू 12 से 10 बन गई, तो वो चेंज हो गया। तो यहाँ पे आइडेंटिफायर प्रॉपर यूज़ होता है वेरिएबल्स के लिए। ओके, जैसे समझे, और भी मैंने ऐड कर दिया, ऐसा कुछ नहीं कि एक ही बार करो, 2 ही बार करो, 3 ही बार करो, नहीं, कितने चाहे उतने बार आप इसको चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने कॉपी पेस्ट किया है फिर से, और अभी इस बार वैर की वैल्यू मैं कितना रखूँगी 20 रखूँगी एंड देन मैं फिर से, तो इनके बीच में थोड़ा सा ऐसा स्पेस आने के लिए मैं उसी को कॉपी पेस्ट करके एंड में डाल रही हूँ ताकि वो थोड़ा सा स्पेस ले ले, /t को डाल के। ओके, तो देखते वो, तो यहाँ पे देखो मेरे पास फर्स्ट आया 5 एंड 1, 5 एंड 12, सेकेंड आया 5 एंड 10, थर्ड आया 5 एंड 20। जो आप देख सकते हो एंड में हमारी वैल्यू जो है 20 हो चुकी है। अगर मैं आपको इको जो पहले के थे उसको कमेंट करके अभी आपको दिखाऊं, जैसे वैर की वैल्यू पहले हमारी 12 थी, उसके बाद 10 बन गई, उसके बाद 20 बन गई, और एंड में हम 20 को ही डिस्प्ले कर रहे, तो वहाँ पे मुझे 20 ही डिस्प्ले होगा। जैसे कि प्राइस की वैल्यू पहले कुछ और थी, उसके बाद कुछ ऐड हुआ, उसके बाद वहाँ पे मुझे एंड वाली वैल्यू जो मिल रही है जैसे 20 मिल रही है, तो मैंने सिर्फ 20 ही डिस्प्ले कर बोला, तो उसने मुझे 20 ही डिस्प्ले करा। अगर मैं इसको कमेंट कर दूँ एंड 10 वैल्यू डिस्प्ले कर बोला तो 10 वैल्यू डिस्प्ले कर दी, यानी कि वो लास्ट वाली वैल्यू जो अब लास्ट में डिफाइन होगा, यानी कि लास्ट में उसको कोई वैल्यू एक्सेस हो रही है तो डिस्प्ले करेगा, इतना याद रखो। तो ये यूज़ मैंने एग्जाम्पल ऑलरेडी दे चुका है कि प्राइस में हो सकता है ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए। सो नेक्स्ट मैं सेम कॉस्ट के लिए एक और बार यहाँ पे करके दिखा रही हूँ आपको। तो कॉस्ट बी की वैल्यू अभी 2 है। ओके, यहाँ पे और इसमें डिफरेंस क्या है मैं वो बताना चाहती हूँ। ओके, तो कॉस्ट बी इक्वल्स टू 200 मैंने ले लिया एज इट इज़। जैसे वेरिएबल को मैंने एक और बार कर दिया था, एक और यहाँ पे मुझे पता है कि एरर तो आना ही आना है बोल के। ओके, तो ऑलरेडी हमको एक एरर आ चुका था पिछले ही एग्जाम्पल में, तो यहाँ पर भी एरर आने वाला इतना तो है। तो यहाँ पे देखो कॉस्ट की वैल्यू जो बी थी, बी कॉस्ट 2 है, लेकिन यहाँ पे हमने 200 कर दिया एंड देन बी को भी प्रिंट कर दिया फाइन। तो कॉस्ट बी ऑलरेडी डिफाइन, क्योंकि ऑलरेडी हमने डिफाइन कर दिया एंड फिर से डिफाइन कर रहे हैं तो वो एरर देगा ही देगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, बी पोलन 200 डालना है, तो वो एक्सेस करेगा। लेकिन ये देखो आप, वो क्या कर रहा, कॉन्स्ट की जो एक्चुअल वैल्यू थी ऊपर, उसने वही वैल्यू लिया, यानी कि 2 ही लिया, ना कि 200 लिया। ओके, यानी कि कॉन्स्ट बी को उसकी वो जो हमने 200 डाला था वो वैल्यू लगी ही नहीं, यानी कि उसने वो एक्सेस ही नहीं किया, उसने वही डिस्प्ले करा जो फर्स्ट में हमने डाला था। तो याद रखिए वेरिएबल सबसे लास्ट लेता है, कॉन्स्ट सबसे ऊपर वाला लेता है। ओके, तो आइडेंटिफायर यहाँ पे मैं क्लोज कर देती हूँ एंड नेक्स्ट हम देखते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं एरे। तो एरे कैसे डिक्लेयर करेंगे, कैसे उसको एक्सेस करेंगे एंड कैसे उसको डिस्प्ले करेंगे, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो एरे के लिए आपको एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ता है। जैसे कि $साइन आप देखोगे कहीं भी PHP में तो समझ जाना वो एक वेरिएबल है। जैसे कि मैंने बोला था नम में एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिया, इक्वल टू हमने एरे के ब्रैकेट दे दिया। तो समझो अगर आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट कहीं भी दिख जाए तो समझ जाना वहाँ पे एरे यूज़ हो चुका है। तो एरे के अंदर यहाँ पे हमने सिंपल से वैल्यूज़ डाल चुके हैं 1 2 3 4 5 एंड इको हम कर रहे हैं नम को, यानी कि $नम। तो हमें एरे की जो भी वैल्यूज़ रहेंगी मल्टीपल वैल्यूज़, यानी कि देखो मल्टीपल वैल्यूज़ आपको कहीं स्टोर करना है एंड देन उसको एक साथ हमें डिस्प्ले करना है, तो इसी वजह से हम एरे को यूज़ करते हैं। ओके, तो देखो मुझे एक एरर आया कि एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन। तो यहाँ पे एरर इस वजह से आया, देखो एरे के अंदर मल्टीपल वैल्यू स्टोर है, तो उसको हमें एक्सेस करने के लिए इंडेक्स देना पड़ता है कि कौन से इंडेक्स की वैल्यूज़ आप एक्सेस करना चाहते हो। अगर आपको उसके अंदर का 0th पोजीशन, और एक मेन चीज़ एरे कभी भी स्टार्ट 0th पोजीशन से होता है। ओके, तो अब अगर आपने 0 डाला इंडेक्स तो 1 प्रिंट करेगा, यानी कि 1 की वैल्यू अभी 0th इंडेक्स है। अगर मैं यहाँ पे 2 डालूँगी तो यहाँ पे मुझे 3 मिल जाता था। ओके, तो अभी देखो 0 1 2 3, यानी कि मुझे अभी प्रिंट क्या होगा, 4 प्रिंट होगा। ओके, तो मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर देती हूँ एंड देखो, तो एरे हमें इंडेक्स वाइज ही एक्सेस करना पड़ता है एंड देन अगर आप इंडेक्स वाइज एक्सेस करोगे तो याद रखिए इंडेक्स में आप हमेशा 0th पोजीशन से ही स्टार्ट करोगे।
वैल्यू एक्सेस करना। ओके, तो आपको ये तो क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट हम देखेंगे बूलियंस इन पीएचपी। ओके, बूलियंस अगर मैं बताऊँ तो बूलियंस यानी कि ट्रू और फॉल्स, इसके अंदर दो ही वैल्यूज़ है। ओके, याद रखिए इसके अंदर सिर्फ दो ही वैल्यूज़ है, ट्रू और फॉल्स। या तो वो ट्रू रहेगा या तो वो फॉल्स रहेगा। ओके, तो या तो वो नल रह सकता है लेकिन वो बूलियन में नहीं आता है। ओके, याद रखिए वो बूलियन में नहीं आता है, लेकिन यहाँ पर वैल्यूज सिर्फ बूलियन वैल्यूज अगर आपको बोला जाए, कोई पूछा जाए, बस बोल देना ट्रू और फॉल्स। ओके, अभी देखो हम वेरिएबल डिक्लेयर कर चुके हैं ए इक्वल्स टू फॉल्स, बी इक्वल्स टू ट्रू, यानी कि दो वेरिएबल डिक्लेयर कर चुके हैं जिसके अंदर वैल्यूज हमने ट्रू और फॉल्स डाल चुका है। अगर मैं यहाँ पे इको कर दूँ ओके $a को और $b को, तो मैं यहाँ पे कोड लिख ही देती हूँ। तो यहाँ पे मैं उसको एक्सेस करूँगी $a। तो यहाँ पे देखो या तो वो मुझे 0 प्रिंट करेगा या फिर मुझे कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। तो अभी मैं रिफ्रेश कर रही हूँ, यहाँ पे मुझे कुछ भी प्रिंट नहीं कर रहा। ओके, तो समझो अगर आपको कुछ प्रिंट नहीं हो रहा है और या तो फिर आपको वैल्यू में 0 प्रिंट हो रहा है, तो समझ जाना उसकी वैल्यू फॉल्स है, यानी कि वो बुलियन टाइप उसका फॉल्स है। अगर मैं यहाँ पे बी को प्रिंट करूँ तो मुझे 1 मिल रहा है, या तो फिर 1 दिखेगा या तो फिर ट्रू दिखेगा। तो इसका मतलब आप समझ जाना उसकी वैल्यू ट्रू है। ओके, तो वैसे तो मैं आपको बता दूँ, जैसे कि जावास्क्रिप्ट में अगर फॉल्स लिख जाए, यानी कि ट्रू और फॉल्स अगर लिख जाए, तो फॉल्स की वैल्यू 0 ही आती है और ट्रू की वैल्यू 1 ही आती है। लेकिन पीएचपी में इन केस ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे हमें एम्प्टी कुछ भी ना दिखे, या तो फिर हमें हो सकता है कि 0 दिख जाए। ओके, ऐसे चांसेस है, मुझे नहीं पता ये चांसेस ऐसे क्यों है, लेकिन कुछ चीज़ों में दिख जाता है, तो हम वो भी ट्राई करके दिखाती हूँ मैं, ताकि आप एकदम मतलब क्लियर हो जाए वो चीज़ें। ओके, जैसे अभी मैं इको प्रिंट कर रही हूँ वैल्यू ए वैल्यू बी इक्वल्स टू उनकी वैल्यूज़ मैं प्रिंट कर रही हूँ। ओके, तो एक्चुअली क्या कर रही हूँ मैं यहाँ पे कुछ डिस्प्ले करना चाहती हूँ कि कौन सी वैल्यू डिस्प्ले हो रही है कौन सी नहीं। तो इसको मैं मतलब एक तरीके से डिस्प्ले करना चाहती हूँ, इसी वजह से मैंने ऐसा लिखा है। ओके, तो इसका आउटपुट हम देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया एंड देखो वैल्यू ए की वैल्यू मुझे कुछ मिली ही नहीं, यानी कि वहाँ पे कुछ ना ही एम्प्टी आया, ना ही 0 आया, ना ही कुछ स्पेस आया। ओके, यानी कि वहाँ पे उसको ए की वैल्यू मिली नहीं जो फॉल्स है, और बी की वैल्यू ट्रू है, इसी वजह से मुझे वहाँ पे 1 मिला है। या तो फिर वहाँ पे ट्रू मिल जाता था या तो 1 मिल जाता, तो वो तो सही बात है। ओके, तो आई होप आपको वो चीज़ एकदम क्लियर हो चुकी होगी। तो नेक्स्ट हम देखते हैं फ्लोट। तो सिंपल में मैं बता देती हूँ, हमारे पास वेरिएबल रहती है इंट, फ्लोट, कैर, ये सारी चीज़ें। ओके, तो यहाँ पे अगर आपके पास इंट, यानी कि हम इंट किसको बोलते हैं 1 to 9 तक, जो वैल्यूज़ एकदम ऐसे मतलब फुलफिल वैल्यूज़ रहेंगी, जैसे कि 1 2 3 4 5 ये सारी चीज़ें फुलफिल रहेंगी। और फ्लोट हम इसको बोलेंगे जिसके सामने पॉइंट में वैल्यूज आती होंगी, जैसे कि 1.2 1 पॉइंट के सामने कुछ भी आ जाए तो उसको हम फ्लोटिंग में समझेंगे कि वो फ्लोट वैल्यू है, ना कि इंटीजर है, इंट है। ओके, इंट में फुलफिल वैल्यू है, फ्लोट में पॉइंट वाइज वैल्यू है। और अगर नेक्स्ट अगर कैर का बात करूँ तो जिसके अंदर सिर्फ अल्फ़ाबेट्स आ सकते हैं, जैसे कि ABCD ये सारी चीज़ें। और स्ट्रिंग की बात करूँ तो स्ट्रिंग में एक वर्ड आ सकता है, जैसे कि श्रुति, प्रीति, जैम, ये सारी चीज़ें। ओके, तो फ्लोट का एक एग्जांपल देख लेते हैं, जिसके अंदर मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रही हूँ $x इक्वल्स टू, अभी मैं वेरिएबल तो फ्लोट में ही देना चाहती हूँ ना, तो पॉइंट वाइज ही वैल्यू दूंगी। तो 1.09 हमारे पास एक फ्लोट वैल्यूज है, तो समझ जाना कि ये एक फ्लोट हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर चुका है। अगर मैं सिर्फ 1 देती थी वो होता था हमारा इंट वैल्यू, ना कि फ्लोट। तो अगर आपके पास कोई भी वैल्यू पॉइंट वाइज रहेगी, यानी कि समझो ये फ्लोट भी हम प्राइस में ही लेके चलते हैं, जैसे कि समझो 10 रुपीज़ 0.77 पैसा, ये वाला रहता ना एग्जांपल। तो वैसे और भी बहुत कुछ मैथ फंक्शन है जिसका यूज़ करके हम राउंड ऑफ ओवर कर सकते हैं उसको, यानी कि अगर 50 के अंदर रहेगा तो 0.50 के अंदर रहेगा तो वो -1 या तो फिर उतनी वैल्यू दिखाएगा, और अगर 0.50 के बाहर रहेगा तो उस 1 रुपये बढ़ा देगा, ऐसा कुछ रहता है वो। तो वो मैथ फंक्शन में आ जाएगा। और अभी मैं क्या कर रही हूँ, इको प्रिंट कर रही हूँ वैल्यू x इक्वल टू $x, वैल्यू y इक्वल्स टू $y कर देती हूँ। ओके, इसको मैं चेंजेस कर रही हूँ अभी। तो इको मैंने x को डिस्प्ले कर दिया एंड देन अभी नीचे y को डिस्प्ले कर दूँगी। तो यहाँ पे देखो मुझे क्या डिस्प्ले हो गया, वैल्यू x की वैल्यू आ गई
वैल्यू y की वैल्यू होगी। तो देखो x की वैल्यू हमारे पास फ्लोट है और y की वैल्यू हमारे पास अभी इंट में कन्वर्ट हो गया, यानी कि देखो हमने क्या डाला है 2.0 डाला है, तो 2.0 का मीन वो क्या लेता है 2 लेता है। तो आप अगर उसको कोई अलग देना चाहते हो तो 2.1 लिख दो उसको, अगर फ्लोट एज अ फ्लोट डिस्प्ले करना है तो आई होप कि आपके फ्लोटिंग यानी कि ये कंसेप्ट तो क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए हम अभी नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे स्ट्रिंग, यानी कि देखो स्ट्रिंग यानी कि अगर आप डबल कॉट या सिंगल कॉट में कुछ भी लिखोगे तो इसका मीन होता है वो स्ट्रिंग एज अ स्ट्रिंग रहेगा जो सिर्फ डिस्प्ले करेगा, ओके, जिसके अंदर आप कुछ भी स्टोर कर सकते हो। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट हम बोल सकते हैं क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें स्ट्रिंग में ही डिक्लेयर करते हैं, स्ट्रिंग से ही एक्सेस करते हैं, ओके। तो देखो $a हमने एज अ एक अल्फ़ाबेट एज अ स्ट्रिंग पास कर दिया और ई को हम $a एक्सेस करके डिस्प्ले कर दिया। तो अगर देखो डबल कॉट में आप जो भी लिखोगे उसको आप स्ट्रिंग बोलोगे, या फिर सिंगल कॉट में आप जो भी लिखोगे आप उसको स्ट्रिंग बोलोगे। तो बहुत सारी ऐसे वेज है, मैं आपको वो सारी चीज़ें करने के लिए मैं यहाँ पे 2-3 एग्जांपल ले रही हूँ ताकि आप क्लियर हो जाए। तो देखो पहले आपको क्लियर हो जाए, आप अगर डबल कॉट में एक सिंगल वर्ड लिखोगे तो भी वो एज अ स्ट्रिंग डिस्प्ले होगा। $b के अंदर हम सिंगल कॉट में यानी कि डबल कॉट के बाद सिंगल कॉट में अगर हमने कुछ लिखा b तो भी वो स्ट्रिंग है। और थर्ड एग्जांपल में हमने ना वो वाला कॉट दे दिया यानी कि सिंगल कॉट दे दिया जो 1 नंबर के ऊपर रहता है ना, वो कीबोर्ड के ऊपर, तो वो पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, लेकिन वो भी अगर आप डालोगे तो भी एज अ वो स्ट्रिंग लेगा। एंड देन $d के अंदर हमने एक एज अ एक पूरा वर्ड लिखा डबल कॉट के अंदर तो वो भी एज अ स्ट्रिंग लेगा, ओके। अगर मैं इको करती हूँ $a को तो मुझे वो डिस्प्ले करेगा, तो ये क्या हो गया एज अ डिस्प्ले, ए हमारे पास स्ट्रिंग डिस्प्ले हो गया। अगर मैं बी करती हूँ तो भी मुझे बी डिस्प्ले होगा, ओके, एज अ स्ट्रिंग बी भी मुझे डिस्प्ले हो गया। अगर मैं यहाँ पे सी करती हूँ तो मुझे यहाँ पे सी भी डिस्प्ले होगा, ओके। लेकिन PHP में यहाँ पे मुझे वो कुछ डिस्प्ले ही नहीं करा। एक्चुअल में ये वर्क होता है, ओके, एक्चुअल में अगर मैं बताऊँ तो ये वर्क होता है, लेकिन यहाँ पे मुझे नहीं पता कि डिस्प्ले क्यों नहीं हो रहा था। आप ज़रूर एक बार ट्राई करना मेरी तरफ से भी अगर आप अपने सिस्टम में कर रहे होंगे। सो नेक्स्ट देखो, ऐसा कुछ नहीं कि सिर्फ वेरिएबल ही डालना है, कुछ भी डालना है, सिंगल कॉट या डबल कॉट उसके अंदर आप जितने चाहे उतने सिम्बॉल डालो, नंबर्स डालो, कुछ भी डालो, वो एज अ स्ट्रिंग आपको डिस्प्ले करेगा, ओके। सो लास्ट हम देखेंगे डी को डिस्प्ले करके, तो एज अ वर्ड भी वो एज अ स्ट्रिंग हमें डिस्प्ले कर रहा है। तो आपको पता चला स्ट्रिंग को हम कैसे डिफाइन करते हैं एंड देन उसको कैसे एक्सेस करते हैं। सो नेक्स्ट हम देखेंगे अरिथमेटिक ऑपरेशंस, ओके। तो उसके लिए मैं 2 वेरिएबल्स को यहाँ पे डिफाइन करूँगी, जैसे कि $x = 10 रहेगा एंड $y = हम कोई अलग वैल्यू देंगे। तो सेम वैल्यू भी रख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। अरिथमेटिक ऑपरेशंस यानी कि प्लस माइनस ये सारी चीज़ें हम करेंगे, सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन ये सारी चीज़ें, ओके। तो ये एग्जांपल हमारा बहुत ऐसा क्लियर करने की वजह से मैं क्या करती हूँ, तो $sum = देन उसके अंदर मैं वो सारी चीज़ें ऐसा लिखूँगी। तो आप ऐसा सेपरेट भी कर सकते हो, क्या अगर आपको मतलब एक प्रॉपर वे में चाहिए तो ऐसा कर सकते हो, या तो फिर आप जस्ट ऐसा रैंडम सा मतलब देखना चाहते हो कि एक्चुअल में वर्क कैसा होता है, इको के अंदर डायरेक्ट भी कर सकते हो, ओके। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कैसा चाहिए वैसा, मतलब मैं तो ऐसे ही बता रही हूँ दोनों भी टाइप के हिसाब से, ओके। जैसे फर्स्ट में हम क्या कर रहे हैं, $sum एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया एंड देन उसके अंदर हम x प्लस y की वैल्यूज़ को यहाँ पे प्लस कर दिया, तो उसको हम इको करके सम हम डिस्प्ले करेंगे, ओके, समझे। मतलब हम क्या कर रहे हैं, किसी और थर्ड वेरिएबल के अंदर उन दोनों की वैल्यू स्टोर करके हम उसकी वैल्यू सिर्फ डिस्प्ले करेंगे। जैसे अभी $difference बोल के एक और मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, उसके अंदर हमने x माइनस वाई कर दिया, यानी कि $x माइनस $y। तो यहाँ पे मुझे उस दोनों के बीच में का डिफरेंस यहाँ पे दिख जाएगा, तो जो डिफरेंस मुझे दिखेगा वो मैं सिर्फ आपको दिखाऊंगी। तो थर्ड यानी कि एक और फोर्थ वेरिएबल के अंदर उस डिफरेंस को हमने मतलब वो जो भी डिफरेंस आता है वैल्यू वो हमने उस डिफरेंस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया। सेम मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने यूज़ किया एंड यहाँ पर भी मैं $x × $y कर देती हूँ। तो एक्चुअली क्या है ना, आप ऐसा कोई अलग से वेरिएबल डिक्लेयर करके भी ऐसा ये कर सकते हो, या तो फिर आप डायरेक्ट इको में कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो हम यहाँ पे
इको करेंगे डॉलर सम, इसी तरह हम तीनों को भी डिस्प्ले करेंगे, डॉलर डिफरेंस एंड डॉलर मल को भी। तो यानी कि तीनों वैल्यूज़ मुझे एक साथ ही दिखे, इसी वजह से मैं ऐसे इको कर रही हूँ। ओके, तो वैसे तो मैं आपको डायरेक्ट आउटपुट भी दिखा सकती हूँ इको के अंदर, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा क्लियर रहे इसी वजह से। लेकिन यहाँ पे देखते हैं आउटपुट। ओके, तो ये सब जुड़ के आ गया, समझ में नहीं आ रही कि कौन सी वैल्यू किसकी क्या है। मतलब मुझे तो समझ में आ रही है, वैसे देखने के बाद हमें पता है कि 10 और 15 का, लेकिन वैसे देखा जाए तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लगता है। ओके, तो ये देखो अभी यहाँ पे प्लस मैंने सम कर दिया तो मुझे 15 मिला, यानी कि 10 + 5 कितना होता है 15, तो मुझे 15 डिस्प्ले हो गया। तो अभी मैं डिफरेंस को डिस्प्ले कर रही हूँ, तो जिसके अंदर मुझे 5 मिलेगा, यानी कि अगर मैं 10 में से -5 करूँगी तो कितने रहेंगे 5, तो उन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 5 का। एंड देन अगर मैं मल कर देती हूँ, यानी कि वो डिवीजन है। ओके, डिफरेंस यानी कि डिवीजन है। अगर मैं मल कर देती हूँ तो 5 × 5 × 10 कितना होता है 50, तो 50 यहाँ पे मुझे डिस्प्ले होगा। ओके, तो देखो, तो मतलब मैं बस सिंपल वाला ही बता रही हूँ। तो या तो फिर आप ऐसा करो, या फिर मैंने जैसा बोला इको एक ही के अंदर अभी आप जैसे कर सकते हो, तो मैं आपको वो भी बता देती हूँ, क्योंकि मतलब ये टाइम वेस्ट है वैसे। ये मतलब अगर क्लियर कोड लिखना है आपको, कोई चीज़ क्लियर रहे आपके साथ, तो ऐसा आप लिख सकते हो, या तो फिर आप अपनी मर्ज़ी से ऐसे डिस्प्ले कर सकते हो। जैसे इको के अंदर वही फंक्शन मैंने यहाँ पे डाला, एंड देन मैंने बोला कि 10 + 5 क्या है। तो अगर आप वेरिएबल देखो प्लस और क्या है वो, इसी वजह से आपको वो दोनों को भी सेपरेट एक्सेस करना पड़ेगा, एंड देन प्लस आइकॉन एज अ ऑपरेटर काम करेगा। ओके, इसको अगर आपको करना है तो ऐसे आपको इको प्रिंट करना होगा। ये हो गया हमारा सम का एग्जाम्पल। ओके, जैसे इको के अंदर हम डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हैं, या तो फिर सम वेरिएबल के अंदर डाल के भी आप एक्सेस कर सकते हो, आपकी मर्जी है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, तो इसका एग्जांपल हम देखते हैं, जिसके लिए हमें एक वेरिएबल डिक्लेयर करा तो भी चलेगा। तो हम यहाँ पे एक ही वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, जैसे $x = मैं यहाँ पे वैल्यू दूंगी इसकी 5। ओके, तो कुछ भी आप दे सकते हो, वैसे तो मैं यहाँ पे 5 इसलिए ले रही हूँ ताकि मतलब इजीली हम अपने से भी मतलब कैलकुलेट कर सके। ओके, $x + 5 कर देना, यानी कि 5 करो, 1 करो, 10 करो, कुछ भी। तो ये देखो असाइनमेंट ऑपरेटर का साइन नहीं है, प्लस इक्वल्स टू माइनस इक्वल्स टू, ये सारी चीज़ें। ओके, तो यहाँ पे मैं इको प्रिंट करूँगी $x को, तो अभी $x की वैल्यू जो भी आएगी एंडिंग वाली वो डिस्प्ले करेगा। जैसे अभी 5 हमारे पास x की वैल्यू है, तो प्लस हम 5 कर रहे हैं तो क्या आएगा 10 ना, तो हमें यहाँ पे 10 डिस्प्ले होगा। तो एक्चुअल में वह कैसा होता है मैं यहाँ पे कमेंट में बता दूँ। x की वैल्यू कितनी 5, तो प्लस आइकॉन की वजह से उसने प्लस ले लिया। ओके, और y उसके बाद हमने क्या बोला 5 से प्लस हो जाए, तो 5 की वैल्यू 5 से हो रही है, इक्वल टू हमें कितना डिस्प्ले होगा 10। समझ में आया ये प्रोग्राम एक्चुअल में कैसे वर्क होता है। जो भी वैल्यू आप सामने दोगे, जैसे मैंने 5 दिया इसी वजह से कंफ्यूज मत हो। अगर आप चाहते हो कि प्लस इक्वल्स टू 10 कर दो तो 10 कर दो, तो 15 आपको डिस्प्ले होगा। तो मैं यहाँ पे वो भी करके दिखा देती हूँ ताकि आप मतलब कंफ्यूज ना हो जाए। ओके, $x की वैल्यू अभी कितनी हो गई थी 10। ओके, अगर मैं इसको कमेंट कर दूँ एंड देन मैं रिफ्रेश कर दूँ तो 5 मुझे मिलेगी, यानी कि ऊपर हमने डिक्लेयर कितना किया 5, तो उसने मुझे डिस्प्ले एज इट इज़ 5 कर दिया। अगर मैं वो असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करती हूँ तो मुझे डिस्प्ले होगा 10, यानी कि वो 5 प्लस कर दिया। तो अभी मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज करके भी आपको दिखा देती हूँ। जैसे मैं अभी 10 कर रही हूँ तो यहाँ पे 10 प्लस हो जाएगा, तो अभी मुझे 15 आंसर आना चाहिए। ओके, तो चलो इसको भी रिफ्रेश कर देती हूँ, तो देखो आ गया। तो मैंने जैसे बोला था वहाँ पे वैल्यू आप जो भी चाहते हो वो दे दो, ऐसा कुछ नहीं कि मैंने 5 डाला था यानी कि 5 देना है, आपकी मर्जी। ओके, तो इसी तरह आप वो सारी चीज़ें फंक्शंस भी कर सकते हो, जैसे कि इंटू कर सकते हो, डिवीजन कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, तो ये सारी चीज़ें भी आप कर सकते हो। ओके, तो यही था हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। तो नेक्स्ट हम देखते हैं बीट वाइज ऑपरेटर। ओके, बीट वाइज ऑपरेटर में हम देखते हैं कि दो वैल्यूज़ को कंपेयर करेंगे। तो इसके लिए हम वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, जैसे $x = मैंने यहाँ पे 20 लिया है, और $y = मैं यहाँ पे 30 लेती हूँ, थोड़ा सा बड़ा लेती हूँ। ओके, एक्चुअली वहाँ पे आप इक्वल वैल्यू भी ले सकते हो, लेकिन हमें कुछ इको अलग प्रिंट करना है, इस वजह से हम ऐसा लिए। वैसे आपकी मर्जी, वो भी ट्राई करेंगे हम लोग।
तो देखो इको $x की वैल्यू हम पहले प्रिंट करके देखेंगे एंड डॉलर उसके उतना कुछ ज़रूरत नहीं है। देखो इको की वैल्यू हमें पता है कि x इक्वल टू अभी 20 दिखाई देगा, तो क्यों अभी टाइम वेस्ट करें। मैं आपको बीटवाइज ऑपरेटर के साइन बता देती हूँ कि एक्चुअल में हम क्या क्या यूज़ करना पड़ता है। ओके, बीटवाइज ऑपरेटर के साइन है एंड, इसको हम एंड बोलेंगे, इसको हम और बोलेंगे, जो आपको एंटर के ऊपर मिलेगा ये कीवर्ड में भी। तो इस साइन को हम एक्स और बोलेंगे एंड इसको हम नॉट बोलेंगे एंड इसको इसके बाद वाले को हम बोलेंगे लेफ्ट शिफ्ट। ओके, एंड इसको राइट शिफ्ट। तो याद रखिए इनके साइन के नेम आप, देन इनको हम एग्जाम्पल देखेंगे। ओके, एक्चुअली इनको कंपेयर करने का सेम तरीका है जैसे हमने पिछले ही इसमें देखा था, जैसे प्लस वगैरह डाला था। तो डबल कोट के अंदर $x और डबल कोट के अंदर $y को हम कॉल करेंगे एंड उनके बीच में हम उनकी जो साइन रहेगा वो डालेंगे, जैसे एंड ऑपरेटर मैंने यूज़ करा। तो एक्चुअल में उसने मुझे 20 डिस्प्ले करा, सही है, लेकिन हमने गलती क्या करा है। देखो इको के अंदर x ही कॉल कर दिया था, y कर देते, लेकिन वैल्यू तो हमें तब भी हमें सेम ही आने वाली है, यानी कि 20 आने वाली। एक्चुअल में इसका मीन क्या होता है एंड ऑपरेटर का मैं बताती हूँ। यानी कि अगर आपके पास दो वैल्यूज़ आए x और y, इन दोनों में दोनों को भी वैल्यू होनी ही होनी है, यानी कि दोनों में से एक भी अगर एम्प्टी रहेगा तो वो डिस्प्ले नहीं करेगा, समझे। अगर आपके पास दो वैल्यूज़ है जिसको आप कंपेयर कर रहे हो तो दोनों वैल्यू होनी है। जैसे अभी मैं x की वैल्यू नल रख रही हूँ तो मुझे क्या डिस्प्ले होगा, देखो कुछ भी नहीं। तो वो बोल रहा है कि तुम्हारे पास एक की वैल्यू नहीं है, तो इस वजह से वो फॉल्स कर दिया और कुछ प्रिंट ही नहीं कर रहा। तो याद रखिए अगर आप एंड ऑपरेटर यूज़ करते हो तो अगर आप जो भी कंपेयर कर रहे हो दोनों के अंदर वैल्यूज़ कुछ ना कुछ होनी चाहिए, तभी वो डिस्प्ले करेगा। जैसे अभी मैं y को नल रख रही हूँ, x की वैल्यू दे रही हूँ, तब भी वो मुझे कुछ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वो दोनों चेक करेगा कि दोनों को वैल्यू है क्या। अगर है तभी मैं प्रिंट करूँगा, वरना मैं प्रिंट नहीं करूँगा। उसी जगह हम एंड को निकाल के और कर देते, तो और क्या करता है, दोनों में से एक को भी वैल्यू मिला ना तो भी मैं प्रिंट करूँगा बोलते हो। अभी देखो और हमने डाला तो उन्होंने क्या करा, 20 यानी कि x की वैल्यू है तो x प्रिंट कर दिया, y तक जाके उसने देखा ही नहीं कि उसकी नल है या है कुछ वैल्यू। अभी मैं क्या करती हूँ, x को नल करती हूँ, y को वैल्यू देती हूँ, तो वो क्या करेगा, x चेक करेगा उसको नल मिलेगा, लेकिन y भी चेक करेगा, y को वैल्यू मिली तो वो y की वैल्यू डिस्प्ले करेगा। जैसे 30 डिस्प्ले कर दिया उसने y की वैल्यू, तो समझे यहाँ पे और चेक करता है वो, या तो दोनों में से एक को भी वैल्यू मिला ना तो भी मैं डिस्प्ले कर दूंगा, ऐसा टाइप। ओके, और यहाँ पे देखो ये जो है XOR क्या करता है एक्चुअली, XOR अगर आपका कुछ भी मतलब ट्रू रहेगा उसको फॉल्स दिखा देगा और फॉल्स रहेगा उसको ट्रू दिखा देगा, यानी कि उल्टा करता है वो। ओके, मतलब अगर आप कुछ भी करो ट्रू वो फॉल्स दिखा देगा, अगर आप फॉल्स करोगे वो ट्रू दिखा देगा। और ये एग्जांपल बेस्ट ट्रू और फॉल्स चेक करने में या तो वैल्यूज़ मिलने में हो सकता है। यहाँ पे हमें वैल्यूज़ अगर हम जिस हिसाब से दिए ना उसको वैल्यूज़ वो ये नहीं करेगा, हमें आउटपुट कुछ अच्छे तरह से नहीं देगा, कुछ भी रैंडम सा कुछ भी वो सिंबल अगर दे रहा। तो आप समझ जाओ ये वाला यूज़ आप अपने इसमें कर सकते हो, जहाँ पे ट्रू और फॉल्स चेक कर सकते हो इफ़ कंडीशन अगर लगा के, तो ये वर्क करेगा अच्छे से और आपको ना वैल्यूज़ भी बराबर प्रॉपर देगा। ओके, तो ये एग्जाम्पल जो है यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा है तो उसको उतना मतलब ये मत लो, क्योंकि यहाँ पे आउटपुट कुछ अलग आ रहा है, क्योंकि हमारे वैल्यूज़ वैसे है। अगर आप इफ कंडीशन दे के अपने हिसाब से उसको ट्रू और फॉल्स के हिसाब से आप दोगे तो प्रॉपर वर्क करते हैं। ओके, इसके एग्जाम्पल आप अपने से एक दो करके देखना ताकि आप क्लियर हो जाए इनका एक्चुअल में इनका क्या सीन है बोल के। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं शिफ्ट राइट का यूज़ करके। तो देखो सिंटैक्स पहले तो 0 आया, यानी कि वो देख रहा है कि कौन सा मतलब शिफ्ट राइट और शिफ्ट लेफ्ट करके हम देख रहे। तो पहले हमें क्या बोला, वो 0 आया यानी कि ये फॉल्स है। तो हमने क्या किया, x और y को कंपेयर करा है शिफ्ट लेफ्ट करके, एंड अभी हम शिफ्ट राइट करके देखते हैं, सॉरी लेफ्ट करके देखते हैं, अभी राइट कर दिया तो वहाँ पे मुझे वैल्यूज़ आ गई। ओके, मैंने ऑलरेडी बोला है कि यहाँ पे कुछ रैंडम सा ही वैल्यू आने वाला है। इसका एक्चुअली आप कंडीशन अगर लगा के एग्जांपल देखोगे तो प्रॉपर आपको समझेगा। यहाँ पे मैं रैंडम से ऐसे ही कुछ वैल्यूज़ लेके कर रही हूँ, इसी वजह से आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे, इसीलिए मैं बता रही हूँ। अगर आप कन्फ्यूज़ हो रहे हो ना तो एक दो वीडियोज़ देख लो या तो फिर कहीं तो इसके एग्जाम्पल प्रॉपर देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट हम देखते हैं कंपेरिजन ऑपरेटर।
तो कंपैरिजन करने के लिए भी हमें दो वैल्यूज़ डिक्लेयर करनी पड़ती है, जैसे कि $x इक्वल्स टू मैंने यहाँ पे 5 लिया है और $y इक्वल्स टू मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू भी सेम 5 लेती हूँ, ताकि हमें इक्वल टू का साइन भी हमें यूज़ करना है ना। तो मैं यहाँ पे इको में अभी देखो, उससे पहले मैं आपको इसके ये बता देती हूँ ना, साइन दिखा देती हूँ। तो जैसे सिंपल सा मैं इको प्रिंट यहाँ पे पहले लिख के रख रही हूँ कि $x और $y, इसके अंदर हम वो सारे ऑपरेटर यूज़ करेंगे जो इसके कंपैरिजन ऑपरेटर रहेंगे हमारे पास। ओके, तो मैं पहले उनको इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। तो इसके अंदर हमारे पास रहेगा पहले तो इक्वल टू साइन। ओके, तो चेक करेगा इक्वल टू है क्या, तभी वो डिस्प्ले करेगा। सो नेक्स्ट है हमारे पास नॉट इक्वल टू, यानी कि दोनों वैल्यूज़ नॉट इक्वल टू है क्या, तो ये डिस्प्ले करेगा हमें वैल्यू। एंड थर्ड है हमारे पास इक्वल टू, यानी कि 3 टाइम इक्वल टू हम डालेंगे। तो इसका मीन है कि वो डेटा टाइप कुछ भी हो लेकिन वैल्यू सेम है क्या नहीं वो देखता है। एंड देन यहाँ पर नॉट इक्वल टू सेम उसी का उल्टा होता है, यानी कि अगर ट्रू रहेगा तो फॉल्स रहेगा, यानी कि नॉट इक्वल टू है क्या नहीं चेक कर रहा हो, मतलब उल्टा नहीं होता है, नॉट इक्वल टू है क्या नहीं चेक कर रहा है। और यहाँ पे लेस देन ग्रेटर देन साइन एंड लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू। ओके, तो इनका ही एग्जांपल हम देख लेते हैं अभी। तो इसके लिए हमने ऑलरेडी इको लिख चुका है, जिसके अंदर सिर्फ हमें साइन ऐड करनी है, तो हमें डिस्प्ले उस हिसाब से होगा। तो इस लाइन को मैं कमेंट कर देती हूँ, 6 नंबर वाली लाइन को। हाँ ठीक है, तो अभी हम पहले तो इक्वल टू देखते हैं। तो एक्चुअल में वहाँ पे x और y की वैल्यू सेम है, तो इसी वजह से हमें वहाँ पे ट्रू या 1 दिखाई देगा, यानी कि वो ट्रू है। ओके, तो मैं पहले बता देती हूँ, 1 और ट्रू आ रहा होगा तो उसका मीनिंग है ट्रू है वैल्यू। ओके, अगर आपके पास 0 आ रहा है या तो फिर एम्प्टी आ रहा है तो इसका मतलब फॉल्स है वो। तो मैं तब भी यहाँ पे लिख रही हूँ ताकि आप क्लियर रहिए आगे जाके भी। ओके, 0 आएगा या तो फिर नल आएगा। मैंने ऑलरेडी बोला है कि PHP में एक बार 0 डिस्प्ले होता है, एक बार पूरा वो कुछ डिस्प्ले नहीं होगा, यानी कि नल ही डिस्प्ले होगा। तो इस हिसाब से मैंने उसको और नल भी रख दिया। ओके, यानी कि फॉल्स समझ जाना। तो अभी इक्वल टू सेम है, इस वजह से आया। अभी मैं इसको नॉट इक्वल टू डालती हूँ, तो वो बोल रही है कि नॉट इक्वल टू है क्या नहीं, हम चेक कर रहे हैं। तो एक्चुअली वो इक्वल टू है, इसी वजह से यहाँ पे देखो 0 नहीं आया, यानी कि पूरा वो एम्प्टी हो गया, तो यानी कि वो नल वैल्यू पास कर रहा है, तो इस हिसाब से वो फॉल्स है। ओके, सो नेक्स्ट ऑपरेटर हम ऐड करेंगे जो है हमारे पास इक्वल टू। तो इसका मीन क्या है, देखो अगर आपका वो डेटा टाइप कुछ भी हो, यानी कि स्ट्रिंग हो या तो फिर इंट हो, तब भी आप कंपेयर करना चाहते हो कि वैल्यू एक्चुअल में सेम है क्या नहीं, तो उस हिसाब से देता है। अभी देखो y की वैल्यू मैंने अगर स्ट्रिंग पास कर दिया और 5 ऊपर इंट है हमारा, तो भी उसने मुझे ट्रू दिया। तो समझे, वैल्यू को इंपॉर्टेंस देता है, वो डेटा टाइप उसका कुछ भी हो तो इस हिसाब से वो हमें डिस्प्ले करेगा। अगर यही मैं सिर्फ इक्वल टू कर देती तो वो मुझे फॉल्स दे देता था। ओके, तो आप ये वाला ट्राई कर देना वैसे तो, अगर आपको डाउट हो तो ठीक है। अभी हम फिर से रिटर्न आते हैं एंड देन यहाँ पे तो हमें ऑलरेडी ट्रू आ चुका है ऐसे भी। देन मैं इसको ही नॉट इक्वल टू कर देती हूँ, देन यहाँ पे मुझे फॉल्स दिखा देगा, यानी कि वो सेम वैल्यू है, इसी वजह से उसने फिर फॉल्स ही देना था उसको। देन अभी मैं यहाँ पे ये कर देती हूँ कि x की वैल्यू क्या लेस देन है y से, तो यहाँ पे फॉल्स आया। तो एक्चुअल में वो दोनों भी इक्वल है, इसी वजह से। तो ग्रेटर देन है y से, तो ये भी फॉल्स आने वाला, क्योंकि ऑलरेडी उनकी वैल्यू कितनी इक्वल टू है, इसी वजह से। अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ, ओके, क्या लेस देन है इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू है तो ट्रू है, यानी कि लेस देन है नहीं, इक्वल टू है हाँ है। और यहाँ पे नेक्स्ट में एग्जांपल में दूंगी, ग्रेटर देन है क्या इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू है हाँ है। एंड देन लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन, ऐसा अगर लिखोगे तो मुझे यहाँ पे 0 आया, यानी कि एक्चुअल में ये फॉल्स हो चुका है, ना कि वो पूरा, मतलब एक उन तीनों में से एक कंडीशन को ज़्यादा फोकस करते हैं ना, इसी वजह से उसने फॉल्स दे दिया। एक्चुअली ये मुझे ट्रू देना चाहिए था लेकिन फॉल्स दे देता है। ओके, तो आप समझ जाने कि अगर आप ऐसे लिखोगे तो आपको उसका उल्टा मिलेगा, यानी कि ट्रू वैल्यू रहेगी तो फॉल्स मिलेगा। तो ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर के लिए भी हमें दो वैल्यूज़ डिक्लेयर करनी पड़ती है। तो यहाँ पे सेम मैं $x और $y को डिफाइन कर दिया, वैल्यूज़ उनकी चेंज है, लाइक 5 एंड 10 है।
इको के अंदर हम डबल क्वोट के अंदर दोनों को ऑलरेडी हम डिक्लेयर कर यानी कि एक्सेस कर देते हैं, $x और $y। तो इनके अंदर का जो भी साइन रहेगा मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगी यहाँ पे अभी, तो इसीलिए वहाँ पे जगह छोड़ दिया मैंने, ठीक है। तो इसके अंदर साइन आ सकती है हमारे पास एंड, तो जैसे हमें वर्ड में लिख सकते हैं वैसे वर्ड वाले लाइक एंड, और ऐसा नहीं है कि ये केस सेंसिटिव है, आप इनको कैपिटल में लिख सकते हो, ओके। तो एंड और एक्सॉर एंड देन इक्वल टू के दो साइन आ जाएंगे इसके अंदर भी, ओके। तो इनका हम यूज़ करके देखते हैं कि एक्चुअल में हमें क्या प्रिंट होगा, ओके। तो देखो पहले तो हम एंड ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, इसको मैं पहले तो कमेंट कर देती हूँ ना, हाँ। तो पहले हम एंड ऑपरेटर को ऐड करेंगे एंड देन मैं रन कर देती हूँ। तो मुझे उन दोनों में, अगर देखो वो कंपेयर कर रहा है कि दोनों में से वैल्यू मिल रही है उसको, हाँ मिल रही है, तो मुझे 1 दिया यानी कि ट्रू दिया। तो अगर मैं उन दोनों में से एक को भी नल रखती थी यानी कि नल कर दूँगी, तो अभी मुझे वो वैल्यू कुछ देगा नहीं और फॉल्स देगा। तो जैसे हमारा ऑलरेडी एग्जांपल हो चुका बीट वाइज ऑपरेटर में, यहाँ पे साइन वहाँ पे यानी कि सिंबल है, यहाँ पे हम वर्ड यूज़ करें ऐसा ही समझो, ओके। लेकिन दोनों वर्क सेम करते। अब ये एंड हो गया, उसके बाद मैं और का यूज़ करूँगी, रिफ्रेश कर दिया, ट्रू हो गया यानी कि एक दोनों में से एक को वैल्यू मिल रही तो डिस्प्ले कर रहा है। अगर मैं इसको नल कर दूँ तो भी मुझे वो डिस्प्ले करेगा, क्योंकि उसको दूसरे को तो वैल्यू मिल रही है, वो चेक करता है कि एक को तो वैल्यू मिल रही है क्या, तो हाँ एक को वैल्यू मिल रही है, बस उसने ट्रू कर दिया उस वैल्यू को, ओके। देन एक्सॉर यूज करते हैं। अगर एक्सॉर यानी कि उल्टा कर देता है वो, अगर आपका ट्रू होगा तो फॉल्स करेगा, फॉल्स होगा तो वो ट्रू करेगा। और यहाँ पे ट्रू है, एक्चुअल में ये ट्रू है यानी कि दोनों को भी वैल्यू है, लेकिन उसने क्या किया फॉल्स कर दिया। अगर दोनों में से एक फॉल्स रहेगा यानी कि अभी फॉल्स हो गया, तो अभी इसने ट्रू कर दिया, देखा। तो एंड का उल्टा है ऐसा समझ लो आप, एक्सॉर एंड का उल्टा कर देता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इक्वल टू। तो इक्वल टू ऐड करने पर वो हमें डिस्प्ले करेगा, क्या वो इक्वल टू है, नहीं है, क्योंकि दोनों वैल्यू अलग है ना, 5 और 10 वैल्यू है। अगर मैं दोनों वैल्यू सेम रख देती थी तो वो मुझे डिस्प्ले होता था, और नॉट इक्वल टू यूज़ करूँगी तो वहाँ पे मुझे ट्रू दिखा देगा, ओके। तो आपको ऑलरेडी एग्जाम्पल पता चल चुका है बीट वाइज ऑपरेटर में, इसी वजह से यहाँ पे हम इसको छोड़ देते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर में, ओके, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। $x इक्वल टू मैंने यहाँ पे 5 ऐसा वैल्यू दे दिया। अभी मैं इको कर रही हूँ, तो इको के अंदर मैं $x की वैल्यू डिस्प्ले करूँगी, ओके। तो यहाँ पे मैं सिंगल कोट निकाल दिया, क्योंकि हमें मैथ फंक्शन टाइप ऐसा इंटीजर वैल्यू के साथ परफॉर्म करना है, इसी वजह से, ओके। $5 अभी हमारे पास डिस्प्ले हो गया 5 एज इट इज़। अगर मैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के लिए प्लस साइन डाल दूँ, और आपको तो पता होगा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के लिए हम प्लस साइन यूज़ करते हैं, ओके। तो एक्चुअल में ये वर्क कैसा होता है, पोस्ट में होता है। अगर मैं यही चीज़ अगर फ्रंट में डाल दूँ तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, यानी कि 1 + 5 हो जाएगा, इसका मतलब 6 वैल्यू हमें डिस्प्ले करेगा। और ई को अगर मैं यहाँ पे पहले डाल देती थी तो वो कैसा करता था 5 + 1, लेकिन ऑलरेडी वो 5 डिस्प्ले कर देता था, इसी वजह से हमें 6 वैल्यू तब नहीं मिलती है। लेकिन अब जब हम आगे डालते हैं तो यानी कि 1 + 5 कर दिया उसने तो 6 डिस्प्ले होगा। इसी तरह अगर मैं माइनस आगे डाल दूँ तो वो मुझे 4 देगा, यानी कि 1 - 4 कर दिया उसने तो मुझे वैल्यू कितनी मिली 4। अगर मैं इसी को अगर पीछे डाल दूँ तो यहाँ पे मुझे क्या देगा 5 एज इट इज़, उसने वो परफॉर्म ही नहीं किया ऑपरेशन। तो मैं होप करती हूँ ये वाला एग्जांपल भी आपको क्लियर हो चुका होगा। वैसे इंटरव्यू में पूछा गया क्वेश्चन रहता है, इसी वजह से याद रखिए एक्चुअली ये कैसे वर्क होता है बोल के। ये वाला एग्जांपल आप याद रखिए, आपका मतलब आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगर मेरा ये वीडियो आपको सच्ची में लगता है कि हाँ बाबा हेल्पफुल हो आपको, तो ज़रूर से आप मेरे इस वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि मेरे ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे, किसी ना किसी को तो हेल्प हो। इसी वजह से मैं ऐसे वीडियोस निकालती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू।